नमस्कार। नाथ संवाद एक आशीर्वाद कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। गुरु डॉक्टर रागिनी मक्खर जी का नाथ संवाद एक आशीर्वाद कॉन्सेप्ट गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के गुरुजन उनसे चर्चा होगी, उनके शिष्यों द्वारा प्रस्तुति देखने को मिलेगी एवं नादयोग गुरुकुल की छात्राएं अपनी प्रस्तुति देंगी। तो आइए बिना किसी देर के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम गुरु नितिन शिराले जी से चर्चा द्वारा करेंगे। गुरु नितिन शिराले जी पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के शिष्य हैं एवं गुरु पंडिता विदुषी शमा भाटे जी के भी शिष्य हैं। आइए शुरू करें। आज के संवाद में गुरु नितिन शिराले जी से चर्चा कर रही हैं विदुषी डावर। विदुषी डावर गुरु डॉक्टर रागिनी मक्खर जी की शिष्या हैं। वह पिछले 8 वर्षों से गुरु के सानिध्य में कथक की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। अपने गुरु के सानिध्य में उन्होंने देश विदेश के मंचों में प्रस्तुति दी है, जिसमें कि प्रमुख हैं डांस वर्ल्ड कप, मालवा उत्सव, इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स। इसके अलावा नृत्य आविष्कार 2021 में सोलो कैटेगरी की वह विनर रह चुकी हैं। अखिल लोक कला कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बैंकॉक में डुएट एवं ग्रुप कैटेगरी की विनर रह चुकी हैं 2018 और 2019 में। तांडव सीजन 3 में सोलो कैटेगरी की विनर रह चुकी हैं। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। प्रणाम सर। नमस्ते। नमस्ते। नादयोग गुरुकुल की पूरे परिवार से आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं गुरु डॉक्टर रागिनी मक्खर मैम की शिष्या विदुषी डावर आपका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूं। धन्यवाद। नाद संवाद एक आशीर्वाद जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव का एक भाग है, हमारे गुरु की एक पहल है और इस श्रृंखला में मुझे आपसे वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत ही आभारी हूँ मैं और भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मेरे गुरु ने मुझे यह अवसर प्रदान किया। जी, आपकी आज्ञा हो तो इस कार्यक्रम को गति प्रदान। बिल्कुल 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 शुरू कर सकते हैं। आपकी ख्याति पूरे देश में प्रसिद्ध है और आपके प्रशंसक जन आपके बारे में कुछ चीजें जानना चाहते हैं। पहला प्रश्न आपसे मेरा यह था कि गुरु शिष्य परंपरा, हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा की बहुत इम्पोर्टेंस है। नादयोग गुरुकुल में शिष्य इसी परंपरा के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपकी इस लुप्त होती हुई परंपरा के क्या आपके जीवन में इसका महत्व है? जैसे आप भी गुरुकुल पद्धति में सीख रहे हो और मुझे भी बड़ा बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गुरुकुल पद्धति में सीखने का अवसर मिला। मेरी शुरुआत की जो नृत्य की शुरुआत थी वो मैंने गुरुकुल से ही की। महागामी गुरुकुल जो आप सभी जानते हैं, पार्वती दत्ता जी का एक बहुत प्रसिद्ध ऐसा गुरुकुल है महाराष्ट्र में। तो वहां पर मैंने एक तप मतलब 12 साल गुजारे और उसके पश्चात फिर मैंने अनेक अन्य गुरुओं के साथ भी मुझे सीखने का मौका मिला, उनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला। और उसी अंतर्गत मैंने पंडित बिरजू महाराज जी से और पंडिता शमा भाटे जी से भी मुझे सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। और मेरी शिक्षा जो है ज्यादातर गुरुकुल पद्धति में ही हुई है। और जहाँ जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो वो भी गुरुकुल पद्धति का ही था और महाराज जी के अंतर्गत भी मैंने सीखा तो वो भी गुरुकुल पद्धति थी। तो ऑल टुगेदर ये है कि मेरी पूरी जो शिक्षा है वो गुरुकुल पद्धति में ही हुई है। और अब मैं जो सिखाता हूँ वो एकेडमिक्स में सिखाता हूँ, क्लासरूम कल्चर में सिखाता हूँ। तो जो मैंने सीखा है और जो अब मैं सिखा रहा हूँ तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। गुरुकुल पद्धति आप सभी को पता है कि भारतवर्ष में सबसे सनातन और सबसे पुरानी पद्धति
प्राप्ति रही है शिक्षा की, जहाँ पर गुरु और शिष्य का अटूट एक ऐसा संबंध होता है और गुरु अपना सब कुछ एक शिष्य पे निछावर करके उसे एक बहुत सुजान नागरिक और सुजान कलाकार बनाता है। अगला प्रश्न मेरा आपसे यह था कि जैसे कि हर प्रसिद्ध कलाकार की कामयाबी के पीछे एक संघर्षपूर्ण यात्रा होती है, तो आपके हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि आपकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही है, क्या ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किए हैं और यहाँ तक आप कैसे आए? जब मैं कला की बात करता हूँ तो हर कलाकार, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, हर एक को ऑब्स्टेकल्स जो है वो तो आते ही हैं। हर जीवन में कला, क्योंकि कला एक तपस्या है और तपस्या कर पाना इतना आसान नहीं है और बहुत सारी विपदाएं आती रहती हैं। और चूंकि मैं एक पुरुष नर्तक हूँ और मैं आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज जो परिस्थिति है पुरुष नर्तकों के लिए वो काफी सुलभ है। आज जो परिप्रेक्ष्य है वो बहुत आसान है मैं कंपैरेटिव टू जो मेरा समय रहा है 25 साल पहले का। तो तब क्या था ना कि ट्रेडिशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस किया जाता था, जैसे मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कि घर का लड़का है, लड़का कमाता है और जब वो नौकरी करेगा, शादी करेगा, ये सारी पेरेंट्स की बहुत सारी जो प्लानिंग होती है अपने बच्चों के लिए। और कला ऐसा माध्यम है कि उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, अनसर्टिनिटी बहुत है ना। तो उसके चलते ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स ने भी यही सोचा और मुझे मेडिकल के लिए काफी प्रोत्साहित किया और हालांकि मेरा चयन भी हुआ, किंतु तभी मैंने महाराज जी को देखा टीवी पर डांस करते हुए और मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे डी फॉर डॉक्टर नहीं होना चाहिए, डी फॉर डांसर होना चाहिए। तो मेरा रुझान कला की तरफ से एकदम से आ गया और मेरी जर्नी शुरू हुई। जर्नी इतनी आसान थी नहीं पहले से ही, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और घर में सब पढ़े लिखे हैं और सबको ऐसा लगता था कि क्योंकि मैं आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन स्कूल, सो सबको ऐसा लगता था कि ये आगे चल के या तो इंजीनियर होगा या फिर डॉक्टर होगा। और एकदम से सबको शौक लग गया कि मैं एक आर्टिस्ट बन गया। एनीवेज, तो जर्नी इतनी आसान नहीं थी। ऑफ कोर्स मैंने घर में जो है काफी प्रॉब्लम्स का फेस किया कि हमारे यहाँ पे मतलब लड़का पैर में घुंघरू बांध के नाचे, यहाँ से लेके सारी जो रिलेटिव्स के कमेंट्स थे वो सब झेल के यहाँ तक आना वाज रियली नॉट वेरी इजी टास्क आई वुड से। तो दिक्कतें बहुत आई यहाँ पे सीखते हुए भी, और जब मैं मास्टर्स करने के लिए पुणे चला गया, पुणे यूनिवर्सिटी में, तो पुणे यूनिवर्सिटी में ऐसा था कि वहां पर सारी विधाएं के बच्चे थे, मतलब थिएटर से थे, म्यूजिक से थे, डांस से थे। डांस का मैं अकेला था, पूरे 25 वर्ष में मैं पहला कैंडिडेट हूँ, मेल कैंडिडेट जिसने मास्टर्स किया पुणे यूनिवर्सिटी से। तो दैट वाज नॉट इजी, मतलब मुझे आज भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं याद हैं जहाँ पे मैंने बहुत मुझे लगा कि शायद मैंने गलती की कि मैं एक कलाकार बनना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी समाज में आज भी ऐसी अवधारणाएं हैं कि पुरुष को जब नाच करते हुए देखते हैं तो उनके बारे में अलग एक सोच रखी जाती है और मैं बिल्कुल उस सोच को तोड़कर आगे जाने की कोशिश हमेशा मेरी रही है और कई हद तक सफल भी हो जाता हूँ। कई हद तक जो स्टीरियोटाइप माइंडसेट के लोग हैं उनको आप नहीं समझा सकते, बट आज जो मैं परिस्थिति देख रहा हूँ, आज की जो परिस्थिति है वो काफी लाभदायक है और आज जो बच्चा करना चाहता है पेरेंट उसके लिए तैयार हो जाते हैं, उसे हामी भरते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में कुछ करना चाहता हो। लेकिन मेरे समय में ऐसा नहीं था। आज से 25-30 साल पहले की बात है कि ये दिस वाजंट वेरी इजी डिसीजन। जी, जैसा आपने कहा कि आपके टाइम में बहुत टफ था, अभी भी कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को उस स्ट्रीम में आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसमें वो चाहते हैं, अपने बच्चों की इच्छा को कंसिडर नहीं करते हैं।
तो आपने उस टाइम में इतने प्रॉब्लम्स फेस करते हुए भी ऐसा क्या था कि डांस को आपने एज अ करियर अपनी जीवन शैली के लिए चूज किया? जैसे मैंने बताया कि मैंने महाराज जी को कृष्ण जन्माष्टमी की रात में टीवी पर नाचते हुए देखा, और वो ऐसा कुछ मैंने देख लिया था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे यही करना चाहिए। और तभी जाके मैंने मेरी मेडिकल छोड़ के मैं डांस की तरफ आया। और इतने साल डालने के बाद नृत्य में इतनी क्या आराधना करने के बाद अ, अपने आप जो मुकाम है एक एक आते गए, और सिलसिला आगे बढ़ता गया, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। और चूंकि क्या बोलेंगे ना कि इतना सारा समय नृत्य में लगा दिया कि उसके अलावा और कुछ सूझा ही नहीं कुछ करने का। हालांकि करने की कैपेबिलिटी बहुत सी थी, लेकिन नृत्य इतना बड़ा समुद्र है कि मुझे उससे बाहर आने का कभी मतलब मैंने सोचा ही नहीं। और बस ऐसे सफर चलता रहा। बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आपने कहा कि नृत्य एक बहुत बड़ा समुद्र है। अभी इस ऑनगोइंग पैंडेमिक के चलते हुए भी सबने प्रॉब्लम्स फेस की है, पर एक आर्टिस्ट ही है जो संभाल पाया है सोसाइटी को। और इस ऑनगोइंग पैंडेमिक ने पूरी दुनिया भर के हर क्षेत्र में कुछ प्रभाव डाले हैं। तो ऐसा क्या आपके जीवन पे इसका इम्पैक्ट रहा, लॉकडाउन का, इस पैंडेमिक का? अ, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जब परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि हमें स्टेज पे जाना बहुत पसंद है ना। हम स्टेज के लिए जाते हैं और रियाज करते हैं। रियाज भी एक तरह से लॉकडाउन ही है। हम जब घर के दरवाजे बंद करके, क्लास के दरवाजे बंद करके रियाज करते हैं, तो वो दैट इज ऑल्सो लॉकडाउन। वो इनवर्ड जर्नी होती है हमारी, है ना। और लॉकडाउन ने ये मौका दिया कि हमें फिर से अंदर झांक के देखना है, फिर से एक बार गहराई में झांक के देखना है कि हम और क्या कर सकते हैं आगे। क्योंकि नेगेटिविटी तो बहुत है बाहर। जैसे आपने देखा कि कोरोना का जो पेंडेमिक सिचुएशन है वो काफी आसान नहीं रहा, हर एक वर्ग के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए, सबको ही सबको उसका इफेक्ट झेलना पड़ा। और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को भी जो है उसकी बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। और अभी भी झेल ही रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग प्रेक्षकों के सामने नहीं जा पा रहे हैं। जब हम प्रेक्षकों के सामने नहीं जाते हैं तो प्रशंसाएं नहीं मिलती, और प्रशंसाएं नहीं मिलती है तो एक कलाकार का अंत हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। बट मुझे लगता है इस लॉकडाउन ने ये आपको एक मौका दिया है कि आप फिर से अपने अंदर झांके, और जो प्रवास हम बाहर की तरफ हमेशा करते हैं, बस उसी प्रवास को हम अंदर की तरह ले आए, और हम जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। सोचे जो काम हमने नहीं किए हैं, जो काम हम घर पे रह के कर सकते हैं, जैसे पढ़ना है। हम बहुत सारे कलाकार हैं जो पढ़ते नहीं है, तो घर में बहुत अच्छी बुक्स होती है, वो पढ़नी चाहिए। घर में रियाज करना चाहिए, बहुत अच्छा रियाज हो सकता है जिससे हम बहुत कुछ संजो के फिर क्योंकि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन ये बहुत देर तक नहीं रहने वाली है, तो हमें अपने अंदर वो सारी चीजें लानी है ताकि हम आगे चल के और उसे निखार के सामने लाए। तो मुझे लगता है इसका ये पॉजिटिव इफेक्ट हमेशा रहा। और मैंने रीडिंग में बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट किया, लिखने में काफी किया, और ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, रियाज, ये तो सारी चीजें चलती है। तो उस तरह से कम इफेक्ट रहा मेरे पे, मतलब पर्सनली आई वुड से कि मुझ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। पैंडेमिक ने सभी को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत नई चीजें इंट्रोड्यूस की है, और एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म हमें दिया है, जिससे ही आज मैं आपसे जुड़ पा रही हूँ। और पर एक, जैसा हमारी गुरु हमेशा कहती है कि एक विद्यार्थी को अपने गुरु की वो आध्यात्मिक आभा का अनुभव करना बहुत जरूरी होता है कोई भी विद्या प्राप्त करने के लिए। और जैसे हमारे हर नादियों के शिष्य के लिए यह हमारा नादियों गुरुकुल बहुत ही पूजनीय है हमारे लिए। तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप यहाँ आए?
नाद योग से जुड़ने से पहले मेरी डॉक्टर रागिनी मक्खर जी से पुणे में मुलाकात हुई थी पहली बार। और इतनी प्रतिभावान व्यक्ति से मेरी बहुत अच्छी बन गई और हम काफी अच्छे दोस्त बन गए। और उसके बाद हम ये जो दोस्ती का सिलसिला था, फ्रेंडशिप का, वो कलात्मक ज्यादा रहा। और हम लोग काफी आइडियाज जो है वो एक्सचेंज करके, एक दूसरे को सलाह मशवरा करके कलात्मक जीवन और अपना व्यक्तिगत जीवन काफी अच्छे से जो है सामने लाए। और नाद योग में जब पहली बार मुझे बुलाया गया एक वर्कशॉप के लिए, और जैसे मैंने नाद योग में पहला कदम रखा, तो एक वो वाइब्रेशंस होती है ना कि इतनी मेहनत हो रही है, इतनी ईमानदारी से काम हो रहा है, बच्चे इतने लगन से लगे हुए, तत्कारें चल रही है, फुटवर्क चल रहा है, और बच्चे लगे हुए, मतलब ये यज्ञ यज्ञ की तरह लग रहा है। मतलब एक बहुत बड़ा कला अनुष्ठान वहां पे चल रहा है ना। जैसे यज्ञ होता है ना, बहुत बड़ा यज्ञ चलता है, धार्मिक यज्ञ, वैसे ये नृत्य का बहुत बड़ा यज्ञ जैसे चल रहा है। रोज बच्चे आ रहे हैं, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, और डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। बच्चों की समझ बहुत अच्छी डेवलप की है रागिनी जी ने, बहुत मेहनत करके बच्चों पे नृत्य का जो अंकुर होता है, बीज होता है, वो डाला है। और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन वहां पे आई, और रागिनी जी के साथ काम करके बहुत सुखद अनुभव प्राप्त हुआ। यह उन्हीं की साधना और भक्ति का फल है कि जो भी यहाँ आता है वो एक वो उस वाइब्रेशन को फील कर पाता है, वो डिविनिटी फील कर पाता है। अगला प्रश्न मैं आपसे यह करना चाहूंगी कि जैसा आपने कहा कि आप मैम से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और आप तो आप ही की तरह वो भी गुरु पंडिता श्रीमती क्षमा भाटी जी की स्टूडेंट है, और आपको अनेक अवसर मिले हैं साथ में काम करने के, तो उनके साथ आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे मैंने बताया कि रागिनी जी के साथ काम करके हमेशा एक पॉजिटिव फीलिंग हमेशा आती है। और कोई एक कलात्मक अनुष्ठान जब वो करती है, तो बहुत सारे लोगों की राय लेती है, सलाह मशवरा करती है, और उस अच्छे स्तर का काम करती है। मतलब उनका जो भी काम होता है बहुत अच्छे स्तर का होता है। ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे गुरुओं से तालीम ली, तो वो तालीम उनके काम में झलकती है। मतलब सुरेश दादा की आप बात करें या फिर क्षमाताई की बात करें, तो उनका क्या बोलेंगे, उनका जो कला को देखने का नजरिया है वो उनके काम में रिफ्लेक्ट होता है हमेशा। रागिनी जी के काम में रिफ्लेक्ट होता है। और मुझे हमेशा खुशी होती है जब भी मुझे उनकी तरफ से कॉल आता है, या जब भी उनसे बातें होती है, तो बड़ी खुशी होती है। और उनसे जुड़ने का अवसर हमेशा मुझे मिलता है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी पाता हूँ कि हाँ, मैं इतने अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ पाया। आज की जो उभरते हुए कलाकारों की पीढ़ी है, उनके जो अभी प्रयास कर रही है, उनको आप उनके नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो उन्हें प्रेरित करे? संदेश देने इतना तो मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अपनी कला की जो धरोहर है उस पे विश्वास रखे, अपनी कलाओं को संजोए रखे, और हमारे रूट्स को पकड़ के रखे, क्योंकि यही चीजें हैं हमारी सभ्यता की, हमारी कला की, जो हमारी पहचान पूरी दुनिया में बनाती है। तो अपनी पहचान को ना मिटने दे, और अपनी कलाओं का संवर्धन, संरक्षण करे। आपके अनुसार हमारी भारतीय संस्कृति में कला का क्या स्थान है, क्या महत्व है? देखिए, हमारी संस्कृति और कला हम अलग अलग कर ही नहीं सकते। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। अगर संस्कृति नहीं है तो कला नहीं है, और कला नहीं है तो संस्कृति नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही जोड़ है। और हर चीज में हम कलाओं को देखते हैं। मतलब आप हमारे घर में हमारी माताएं जो खाना बनाती है, वहां से लेके रंगोली बाहर तक सजती है,
तो ये सारे कलाओं के विभिन्न प्रकार है और विभिन्न आयाम रहे हैं, और अनेक विधाएं हैं जो कला की उपजीविका कलाकारों की बनती है ना। ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं, तो उसमें से नृत्य एक विधा है। ऐसा देखा जाए तो कलाएं कभी भी हमारी संस्कृति से अलग नहीं है, और यही हमारी पहचान है। बहुत ही प्रसन्नता हुई आपके विचार जानकर। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे यह है कि एक कला, जैसे आपने उसका महत्व बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति कला से ही बनी है, तो कला को अपने अंदर लाने के लिए एक आर्टिस्ट, एक कलाकार को क्या संस्कार, क्या एक नींव होनी चाहिए उसमें? अब ये सवाल ना थोड़ा पेचीदा सा है, क्योंकि देखिए मुझे नहीं पता था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, डांसर बनना। ये तो महाराज जी का वो जो परफॉर्मेंस था वो देख के मुझे लगा कि मुझे डांसर होना चाहिए। तो एक कलाकार होने के लिए मुझे लगता है कि कला के तत्व आप में होने चाहिए। पहली बात, कला के तत्व होने चाहिए। जैसे मैं एक इंटरव्यू शेयर करता हूँ आपके साथ, आपने माइकल एंजेलो का नाम सुना होगा, काफी प्रसिद्ध शिल्पकार थे, और उनका एक बहुत पॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध एक स्कल्पचर है जिसमें मदर मेरी ने जीसस को होल्ड किया है अपनी लैप पे, और जीसस जो है वो मरे पड़े हुए हैं, और एक माँ जो है अपने पुत्र को मरा हुआ अपनी गोदी में लेके बैठी हुई है। और मार्बल का एक सुंदर सा वो स्कल्पचर है, जो भी उसे देखता है वो रोने लग जाता है, इतनी उसमें उस शिल्प में क्या बोलते हैं ना, आकर्षण है। तो किसी एक इंटरव्यू लेने वाले ने, रिपोर्टर ने माइकल एंजेलो से पूछा कि ऐसा क्या आपने, ऐसी क्या प्रतिभा आप में आ गई कि आपने एक इस एक टुकड़े को एक सुंदर कलाकृति में तराशा। तो माइकल एंजेलो का जवाब बड़ा सरल सा था। उन्होंने कहा कि ये मूर्ति जो है उस पत्थर में ऑलरेडी थी, मैंने सिर्फ अनवांटेड जो पार्ट था उसको दूर किया। मतलब उस पत्थर में ये जो शिल्प था ये पहले से ही था, बस मैंने उसे बाहर लाने के लिए जो इर्द गिर्द लपेटा हुआ जो टुकड़ा था उसे दूर करता गया और ये सामने आता गया। तो कला जो है बिल्कुल उसी तरह से एक व्यक्ति के अंदर होती है, और उस व्यक्ति को एक अच्छा गुरु चाहिए जो माइकल एंजेलो की तरह, जो तराश कर उसकी जो अनवांटेड चीजें उसे दूर करके एक सुंदर उसको शेप दे, आकार दे, और एक कलाकार का अच्छा निर्माण करे। बहुत ही बड़ी बात कह दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी उत्तर सुनकर हम सभी चकित थे। कार्यक्रम के समापन करने से पूर्व रचना सुनाने की आज्ञा चाहूंगी, जो हमें हमारे गुरु डॉक्टर रागिनी मक्खर से ही मिली है। धातु धिंदा दिन चिंता धातु धिंदा दिन चिंता धातु धिंदा तत्त थै तत्त जग जग तत्तक दत्तक ता हम दत्ता जग जगणि जग दत्तक थै अंगी टंगी कृत जग था तद्धा धा किट तक धा दिन दारी ठीक ठीक तक तक का थू मरिदल बुद्धि विनायक गुणकत अरिल गणपति गौतम गत्तु जय 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 की थरि गुप्त दंतम अगत थरिकट आलम गत्तु ठीक ठीक तक तक का थू देवन गत्तु ठीक ठीक तक तक ठीक तक तक ठीक तक जग 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 थै अंगी टंगी कृत जग धा। क्या बात है, बहुत सुंदर रचना है। इसी रचना को सुन के मुझे एक रचना बोलने का दिल हो गया, तो मैं भी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सखावत की बंदिश है और नाना पानसे घराने की ये बंदिश है। बहुत सुंदर सरल इसका अंदाज है, देखिए। ना दिन दिन ना दिन दिन ना तिन तिन ना तक दिन तकिट तक दिमि तकिट तक दिमि तकिट तक दिमि तकिट तक कृते दागे तिट दिगिट दर कृत तक तक कृता दिन तक दिन नाना कृत धा न दागे नाना ना तिट तिर कृत तक तक दिगिट तक तिट तक दुम कृत ग्रा गिंदिर कृत तक तिर कृत तक तिट तक धा दागे नाना ग्रा न गिंदिर कृत तक तिर कृत तक तिट तक धा दागे नाना ग्रा न गिंदिर कृत तक तिर कृत तक तिट तक धागे न दागे तिट तागे न दागे तिट दागे न दागे तिट धा धा हाँ, इस तरह से। अंदाज में आपने प्रस्तुति दी। आप
इस कार्यक्रम को विराम देने के लिए एक छोटा सा श्लोक है जो आपको सभी गुरुजनों को समर्पित करने की आज्ञा चाहूंगी। न गुरोर अधिकम तत्वम न गुरोर अधिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरु में नमः। अर्थात गुरु से बड़ा कोई सत्य नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। गुरु द्वारा दी गई ज्ञान की प्राप्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ऐसे गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम, जो हम जैसे शिष्यों को इस ज्ञान का आशीर्वाद स्वरूप देने के लिए ये रूप धारण किया। आइए देखें अगली प्रस्तुति गुरु डॉक्टर रागिनी मक्खर जी की शिष्या विदुषी डावर द्वारा। जय गणपति सद्गुण सदा
अगली प्रस्तुति गुरु नितिन चिराले जी एवं उनके शिष्यों द्वारा, आइए देखें। Ah
इस कार्यक्रम में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय एक नए संवाद एवं एक नई प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।